नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 1 सजीव सृष्टि, अनुकूलन और वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, हमने कक्षा 6वीं में सजीवों के बारे में अध्ययन किया था। सजीव घटक किसे कहते हैं, निर्जीव घटक किसे कहते हैं, इसका अध्ययन किया था। उनके लक्षण के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। सजीवों में वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, चेतनशीलता, हलचल, निश्चित जीवन काल, कोशिकीय रचना आदि लक्षण का अध्ययन किया था। आपको और एक बात बता दूं कि हमारे जो सौरमंडल में जो ग्रह है उसमें केवल पृथ्वी पर ही सजीव सृष्टि पाई गई है। पृथ्वी में अनेक प्रकार के सजीव सृष्टियाँ पाई गई है। सजीवों में वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्म जीव इनका समावेश होता है। अभी हम सबसे पहले वनस्पतियों के बारे में देखेंगे। वनस्पतियाँ अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ वनस्पतियों में रंग बिरंगे फूल होते हैं। कुछ वनस्पतियाँ पानी में पाई जाती है तो कुछ कम पानी वाले क्षेत्र जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। कुछ वनस्पतियाँ इतनी सूक्ष्म होती है कि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, और तो कुछ बहुत विशालकाय होती है। कुछ वनस्पतियाँ बर्फीले प्रदेशों में पाई जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार वनस्पतियों में भिन्नता पाई जाती है, उसी प्रकार प्राणियों में भी विविधता पाई जाती है। कुछ प्राणी एक कोशीय होते हैं तो कुछ प्राणी बहुकोशीय। उसी प्रकार कुछ पृष्ठवंशीय होते हैं तो कुछ अपृष्ठवंशीय। आपको एक कोशीय का उदाहरण बता दूं, अमीबा, पैरामीशियम। बहुकोशीय में मनुष्य, वनस्पति, आम का पेड़। पृष्ठवंशीय प्राणी यानी जिसको मेरुदंड होता है। अपृष्ठवंशीय प्राणी यानी जिससे मेरुदंड नहीं होता। पृष्ठवंशीय यानी मनुष्य, खरगोश। अपृष्ठवंशीय में कृमि, इनका समावेश होता है। उसी प्रकार जलचर, थलचर, उभयचर, नभचर, सरीसृप ऐसे अनेक प्रकार के प्राणियों से हमारा विश्व भरा हुआ है। इन सब प्राणियों में विविधता देखकर हमारे मन में ख्याल आता है कि यह विविधता किसके कारण इन्हें प्राप्त हुई है, ये वातावरण में कैसे ढलते हैं, अलग अलग जलवायु क्षेत्र में ये कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। अभी आप चित्र में देखो, रंग बिरंगे हमें फूल दिखाई दे रहे हैं। इनके जो रंग में जो परिवर्तन हुआ है, यह एक प्रकार का अनुकूलन ही है। यहाँ पर भी हमें अलग अलग रंग के फूल दिखाई दे रहे हैं। यह भी एक प्रकार का वनस्पतियों में होने वाला अनुकूलन ही है। कश्मीर और राजस्थान, इन प्रदेशों में पाए जाने वाले प्राणी और वनस्पतियाँ क्या एक ही प्रकार के होते हैं? आपको मालूम है, कश्मीर अर्थात बर्फीला प्रदेश, यहाँ देवदार, चीड़ जैसे सूचीपर्ण वृक्ष बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। राजस्थान यह मरुस्थलीय प्रदेश है। यह बबूल, नागफनी जैसी वनस्पतियाँ बड़ी संख्या में होती है। जिस प्रकार ऊंट केवल मरुस्थल प्रदेश में ही जीवन यापन कर सकता है, कश्मीर में नहीं। उसी प्रकार ऊंट रेगिस्तान में रेती पे दौड़ सकता है, घोड़ा नहीं। अभी आप यहाँ पे चित्र देख रहे हो, किस प्रकार बर्फीले प्रदेश होते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे में किस प्रकार के बर्फ गिरी हुई है, और यहाँ के पेड़ के आकार किस प्रकार शंकु के आकार के है, जिससे बर्फ फिसल जाती है। ये जो चित्र है मरुस्थल प्रदेश के है। यहाँ पर आपको धरती न दिखते हुए रेती ही रेती दिखाई देती है।
धरती जो दिख रही है ये पथरीली दिख रही है और यहाँ पे जो झाड़ियाँ कटीली दिखाई दे रही है, इन्हें मरुस्थल प्रदेश कहते हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे। अनुकूलन। प्रत्येक सजीव जिस परिसर और वातावरण में रहता है उससे समन्वय स्थापित करने के लिए उसके शरीर के अंगों में और जीवन यापन की पद्धति में समयानुसार घटित होने वाले परिवर्तनों को अनुकूलन कहते हैं। जितने भी सजीव है, प्रत्येक सजीव जिस परिसर और वातावरण में रहते हैं उनसे समन्वय स्थापित करने के लिए उनके शरीर में, उनके अंगों में, उनके जीवन यापन पद्धति में समय अनुसार परिवर्तन होता है और ये जो परिवर्तन धीरे धीरे स्थायी रूप धारण कर लेते हैं, इसे ही अनुकूलन कहते हैं। अब हम देखेंगे वनस्पतियों में अनुकूलन। यहाँ पर आपको दिख रहा है कमल का फूल, इसकी पत्तियां पानी में तैर रही है, डंठल पानी के ऊपर है। तो ये जो कमल का फूल है पानी के अंदर है, जीवित है, पत्तियां पानी में फैली हुई है, सड़ नहीं रही है, तो इसका कोई कारण है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पत्तियां है इसमें मोम जैसा आवरण है, जिससे पानी की बूंदें, पानी जो है बूंदों में रूपांतरित होकर लुढ़क जाती है। इसकी जो डंठल है अंदर से खोखली है और उसमें वायुकोश होते हैं जिससे हवा भर जाती है। इसके कारण ये हल्की हो जाती है और पानी में तैरती है। ये जो कमल के पत्तों में और उसके डंठल में ये जो परिवर्तन हुआ है इसे ही अनुकूलन कहते हैं। फिर से हम देखेंगे ये मरुस्थल का किस प्रकार नागफनी का पौधा, कटीली झाड़ियाँ, पौधे ये और ये रेगिस्तान क्या रेती, ये हमारे मरुस्थल प्रदेश का जो इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं, यह वहाँ के जलवायु, वातावरण, परिसर के अनुसार इनमें अनुकूलन हुआ है। यह भी मरुस्थल का चित्र है, किस प्रकार की वहाँ पर वनस्पतियाँ होती है, वहाँ पर रेती होती है। अब यहाँ पर देखो कि जो पेड़ है ये बरगद का पेड़ है। जो बरगद का पेड़ में कुछ बाकी अन्य वनस्पति या पेड़ों से ये थोड़ा भिन्न होता है। इसमें क्या खासियत होती है कि इसका जो तना होता है, सबसे पहले ये बता दूं कि ये बहुत बड़ा वृक्ष होता है। ये लंबे समय तक इसकी उम्र जो होती है बहुत बड़ी होती है और ये बहुत बड़ा होने के कारण इससे क्या होती है, आधार की आवश्यकता होती है। तो इनकी जो टहनियों से जड़ें नीचे की ओर लंबे लंबे तने के रूप में नीचे की ओर धरती की ओर बढ़ती है और धरती से वो होते हुए वो अंदर की ओर जाने की कोशिश करती है। इसका मतलब है ये जो तने निकल रहे हैं, टहनियों से जो जड़ें निकल रही है, ये पेड़ों को आधार देने के लिए, क्योंकि जितना बड़ा पेड़ रहेगा उतना ही उसके आधार देने के लिए जड़ें भी होना ज़रूरी है। और ये जो जड़ें जो रहती है ज़मीन से पानी शोषित करती है, जिससे ये पेड़ को अधिक मात्रा में पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का अनुकूलन ही है।
जलाशय में पाई जाने वाली वनस्पतियों में कुछ वनस्पतियों की जड़ें जलाशय के तल की मिट्टी में दृढ़ता से पकड़े रखती है। उनके तने पानी में डूबे हुए तथा पत्तियां फूल पानी पर तैरते रहते हैं। कुछ वनस्पतियां जड़ों सहित पानी में तैरती है। कमल, जलकुंभी जैसी वनस्पतियों के डंठल कोमल, खोखले और लचीले होते हैं, जिसके कारण वे आसानी से पानी में तैर सकते हैं। अधिकतम जलीय वनस्पतियों की पत्तियों और तनों जैसे अंगों पर मोम युक्त पदार्थों की पतली परत होती है। कुछ वनस्पतियों की पत्तियां सक्रिय रिबन जैसी पतली होती है। इस कारण ये वनस्पतियां पानी के तेज प्रवाह सहन कर सकती है। तने और डंठल में उपस्थित हवा के अवकाश वनस्पतियों को पानी में तैरने के लिए उपयोगी होते हैं। आपने देखा होगा मेंढक के जो पिछले पैर होते हैं वो लंबे होते हैं, जिनकी मदद से वह जमीन पे कूद लेता है, खुदकता है। पिछले पैरों की उंगलियों के बीच में झिल्ली होती है, जिसकी मदद से यह पानी में तैर सकता है। उसके पैर पतवार जैसे हो जाते हैं। उसी प्रकार मेंढक के अपनी जीभ से चिपचिपी पदार्थ निकालता है, जिससे क्या होता है, उसकी जो जीभ में है कीटक है वो चिपक जाते हैं, तो वो अपना शिकार आसानी से कर सकता है। जलीय पादप, पादप यानी जलीय वनस्पतियाँ। जलीय पादप 3 प्रकार के होते हैं। कुछ पादपों की जड़ तल से लगी होती है, लेकिन पत्ती जल की सतह के ऊपर होती है। इन पौधों की डंठल लंबी और खोखली होती है। कुछ पौधे पूरी तरह पानी में डूबे हुए होते हैं। इन पौधों की पत्तियां फीते जैसी होती है। यह जगह जगह से विखंडित होती है। इससे पानी की धारा से भी पत्तियां को कोई नुकसान नहीं होता है। कुछ पौधे पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। इन पौधों के पत्ते अक्सर बड़े आकार के होते हैं। ये पत्ते स्पंजी भी होते हैं और इनके ऊपर मोम की परत होती है। आप एक प्रयोग घर में करेंगे। एक नागफनी का पौधा लेंगे और एक सादा पत्ती वाला पौधा लेंगे। दोनों पौधों को कैरी बैग जो रहती है, पन्नी आर पार दिखने वाली, दोनों पन्नी को इन पौधों के ऊपर उल्टा करके ढक देंगे और दोनों को धूप में रखेंगे सुबह, और आप इनका निरीक्षण करेंगे। तो आप क्या देखेंगे, ये जो कटीली झाड़ियाँ हैं नागफनी का, ये क्या करती है, पानी, ये जो कांटे हैं पानी को कम उत्सर्जित करती है, यानी इन कम उत्सर्जित होता है। लेकिन जो पत्ते वाली सब्जियाँ पौधा रहेगा, वनस्पति, वह ज़्यादा मात्रा में पानी विसर्जित करती है। तो ये जो नागफनी का पौधा होता है, ये मरुस्थल प्रदेश में पाया जाता है। आपको पता है मरुस्थल प्रदेश में धूप ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, और उसके अलावा वहाँ पानी की जो मात्रा होती है कम होती है, बरसात कम मात्रा में होती है। तो ऐसे क्षेत्र में ये जो नागफनी का जो पौधा है, इसमें अपने शरीर से कम पानी विसर्जित करने की क्षमता इनमें होती है। और ये जो आपको हरा हरा जो दिखाई दे रहा है, ये पत्ती ना होकर तना है, जो भोजन बनाता है और भोजन संग्रह करके रखता है। और जो पत्तियां है वो कांटों का रूप ले ली है। ये जो कांटे दिख रहे हैं ये नेचुरल पत्तियां है, लेकिन ये कांटों का रूप धारण करने के कारण ये पानी को कम विसर्जित करती है। रेगिस्तान की वनस्पतियों में पत्तियां नहीं होती, या वे सुई की तरह छोटी या कांटों में रूपांतरित हो जाती है। इस रचना के कारण उनके शरीर द्वारा बहुत कम पानी वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया जाता है।
पानी व भोजन के संग्रह के कारण तरा मांसल बनता है। पत्तियों के अभाव के कारण तनों में प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए वे हरे होते हैं। इन वनस्पतियों की जड़ें पानी खोजने के लिए जमीन में गहराई तक जाती है, तो कुछ जमीन से दूर फैलती है। इन वनस्पति के तने पर भी मोम युक्त पदार्थों की मोटी परत होती है। मरुस्थल के पौधे में अनुकलन। मरुस्थलीय पादपों की जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक जाती है ताकि बहुत गहराई से जल ले सके। इनमें से कुछ पादपों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, इससे वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है और जल संरक्षण में मदद मिलती है। कुछ पदार्थों के तने रूपांतरित होकर पत्ती जैसी संरचना बनाते हैं। ऐसे तने स्पंज की तरह फूले होते हैं और इन पर मोम की परत होती है। स्पंज जैसी परत में पानी जमा रहता है, इससे वाष्पीकरण की रोकथाम होती है। हिम प्रदेश की वनस्पतियों में प्रमुख रूप से देवदार, चीड़ जैसे सूचीपर्ण वृक्षों का समावेश होता है। इनका आकार शंकु जैसा होता है। शाखाओं की रचना अवरोही होती है। इन प्रदेशों में बहुत हिमवृष्टि तथा अधिक ठंड होती है। शंकु के आकार के कारण इन वनस्पतियों पर बर्फ नहीं जमती। इसी प्रकार अपनी मोटी छाल के कारण ये ठंड में भी निर्वाह कर सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र अक्सर ठंडे होते हैं और यहाँ जाड़े में बर्फ भी गिरती है। पर्वतीय आवास के पेड़ शंकु के आकार के होते हैं। इन पेड़ों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। सुई के आकार के कारण इन पत्तियों पर बर्फ नहीं टिकती और इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है। पर्वतीय आवास में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर घने रोए होते हैं। इससे जाड़े भी उनका शरीर गर्म होता है। इन जंतुओं के शरीर पर चर्बी की एक मोटी परत रहती है जो जाड़े से बचाव करती है। पहाड़ी बकरे के खुर बहुत मजबूत होते हैं, जिनकी सहायता से ये तीखी ढलान पर भी आराम से दौड़ लेता है। इन प्रदेशों में वनाच्छादित प्रदेशों की वनस्पतियों में अनुकलन। इन प्रदेशों में वृक्ष, झाड़ियों, पौधों जैसे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां होती है। सूर्य प्रकाश प्राप्त करने के लिए इन सभी वनस्पतियों में स्पर्धा होती है। वनों में सूर्य प्रकाश प्राप्त करने के लिए वृक्ष अधिक ऊंचाई तक बढ़ते हैं। उनका आधार लेकर लताएं भी ऊंचाई तक बढ़ती है। कुछ लताओं के तनों पर पाए जाने वाले कमानी जैसे लता तंतु तने का अनुकूलन ही है। घास स्थल की वनस्पतियों में अनुकूलन। घास स्थल में बड़ी मात्रा में छोटी ऊंचाई वाली झाड़ियाँ और घास के विविध प्रकार होते हैं। घास की रेशेदार जड़ों द्वारा जमीन का क्षरण रोका जाता है। विषुवत-वृत्तीय प्रदेशों में घास अधिक ऊंचाई वाली होती है। उनमें बाघ, शेर, हाथी, हिरण जैसे प्राणी छिप सकते हैं, जबकि ठंडे प्रदेश में पाई जाने वाली घास की ऊंचाई कम होती है। इस कारण इनमें खरगोश जैसे प्राणी रहते हैं। पहाड़ी ढलान, पठार व मैदानी प्रदेश में बड़ी मात्रा में चरागाह पाए जाते हैं। आलू, मूंगफली, जिमीकंद, जलकुंभी, ग्वारपाठा, बबूल, गाजर, प्याज, चुकंदर, करेला, अंगूर
तथा तुम्हारे परिसर में मिलने वाली वनस्पतियों के कौन से अंगों में अनुकूलन होता है या निरीक्षण करके लिखिए। भोजन ग्रहण के लिए वनस्पतियों में होने वाला अनुकूलन। सामान्यतः सभी वनस्पतियां जमीन पर स्थिर और स्वयं पोषी होती है, परंतु अमरबेल जैसी वनस्पतियां परपोषी होती है। अमरबेल का तना पीले तंतुमय जाल सा दिखाई देता है। अमरबेल में पत्तियां नहीं होती है, इसलिए वह स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकती, परंतु इसमें अन्य वनस्पतियों के तनों से पोषक पदार्थों को अवशोषित करने के लिए अवशोषक जड़ें होती है। ये जड़ें आधारक वनस्पति की जलवाहिनी तथा रसवाहिनी तक जाकर भोजन व पानी अवशोषित करती है। फफूंदी में पर्णहरिम नहीं होता, इस कारण उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। वे रोटी, डबल रोटी जैसे कार्बोज पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करने में भोजन अवशोषित करने के लिए जड़ों जैसे तंतु होते हैं। वनस्पतियों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे घटकों की आवश्यकता होती है। जिस जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, वहाँ पर पाई जाने वाली कुछ वनस्पतियाँ जैसे वीनस फ्लाईट्रेप, ड्रोसेरा घटपर्णी कीटों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करती है। इन वनस्पतियों में कीटों को आकर्षित करने के लिए उनको पकड़े रखने के लिए पत्तियों या फूलों में अनुकूलन होता है। धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।